नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। दोस्तों, आने वाले समय में आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की परीक्षा है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, यूपी लेखपाल होगा, एसएससी की तमाम परीक्षाएं आने वाले समय में हैं। अभी हाल ही में एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया था। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आऊँगा या आता रहूँगा जो कि आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन कर सके। जीएस में का वेटेज हर एग्ज़ाम में लगभग अच्छा खासा रहता है। तो अभी तक मैंने आपको प्राचीन इतिहास पढ़ा दिया है। अब इस वीडियो में मैं आपको मध्यकालीन इतिहास के अरब और तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मध्यकालीन इतिहास से मिलेगा। कहाँ से? अरब और तुर्की आक्रमण से। अरब और तुर्की आक्रमण जहाँ से शुरू होता है वहीं से आपका मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें से कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया मोहम्मद गोरी द्वारा। तो वो कौन सी लड़ाई थी, यानी वो लड़ाई किस नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में? तो उस लड़ाई का नाम है तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए थे और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में जीत गया था और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर अधिकार भी कर लिया था। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किताब उल हिंद अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अल-बरूनी अरबी भाषा में लिखता था, जिसकी किताब थी किताब उल हिंद। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं और सामाजिक जीवन, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून आदि विषयों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न शुरू हो जाता है यहाँ से आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला प्रश्न गुलाम वंश से, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी, लोधी, ये गलत है। गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोधी ये गलत है आपका। अगला है गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, ये सही है। गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश शुरू होता है। खिलजियों के बाद तुगलक आए थे और तुगलकों के बाद लोधी वंश हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक, 1526 में बाबर ने लोधी को हराया था और वहीं से मुगल वंश की शुरुआत भी हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंशों में 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश अफगान था। यानी अंतिम वंश किसकी बात की जा रही है? लोधी की। तो लोधी क्या थे? अफगान थे। ये 5 वंश गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश तथा लोधी वंश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का पहला संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने केवल 4 वर्ष यानी 1206 से 1210 तक ही शासन किया। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली सैनिक था जो दास बनकर पहले गोरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गोरी की सेना में भर्ती हुआ था और फिर उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी का गुलाम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह 1236 से 1240 तक शासन किया और पहली मुस्लिम महिला शासिका भी थी। पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के बीच कोबा
पहनकर जाती थी। कोबा जिसको कोट भी कहा जाता है, वही पहनकर ये पुरुषों के बीच जाया करती थी। और शासिका बनने पर उसने उद्दत उल निसा की उपाधि धारण भी की थी। तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये दास राजवंश यानी जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, उसी से दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान संबंधित थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक वितरण का प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे क्या कहा गया? यानी एक अद्भुत प्रणाली विकसित हुई भूमि वितरण के लिए और प्रशासनिक प्रणाली भी थी। इसको क्या कहा गया? इक्तादारी प्रथा। इक्तादारी प्रथा किसने शुरू करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की, जो भूमि कर प्रणाली से जुड़ी हुई व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी अधिकारी या सैनिक का वेतन उसे वहीं से मिलता था जहाँ से वो भूखंड जीता होता था। तो इक्तादारी की प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है आपका, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? लगभग 84 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश जो था वो 84 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। गुलाम वंश या ममलूक वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। एक ऐबक को लाख बख्श तथा पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। यह भी गुलाम वंश से ही संबंधित थी। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक, जो कि लगभग 84 वर्ष का शासन हो जाता है, वहीं तक शासन किया था। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किससे संबंधित थे? ममलूक, जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और दास वंश के शासन की शुरुआत की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1206 में। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया था। अगला प्रश्न, किस अवधि के बीच दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में भी जाना जाता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1206 से 1526 ईस्वी तक। ऑप्शन सी, 1206 से 1526 ईस्वी तक के अवधि को दिल्ली सल्तनत, जिसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। देखते हैं, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः 5 राजवंश शामिल हैं, जो कि निम्नवत हैं। कौन कौन सा? ममलूक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 14 जून 1206 ईस्वी को करवाया था और अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 15 देखते हैं कि अगला प्रश्न है खिलजी वंश से। अगला प्रश्न, अब यहाँ से आपका गुलाम वंश खत्म हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक भी था और यह खिलजी वंश का पहला शासक भी था। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कस्तूर किलोखरी महल में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली तत्व को दृढ़ता से लागू किया था तथा इसी ने दक्षिण की विजय के लिए अपने
नौकर मलिक कफूर को दक्षिण को जीतने के लिए भेजा भी इसी ने था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक कफूर। मलिक कफूर किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दक्षिण विजय के लिए भेजा था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? यानी 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को बख्तियार खिलजी ने पराजित किया था। तो 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन वंश के चौथे शासक और एकीकृत बंगाल के आखिरी हिंदू प्रशासक भी थे। तो एकीकृत बंगाल का आखिरी हिंदू प्रशासक कौन था? लक्ष्मण सेन। इसको किसने हराया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी किस वंश से था? खिलजी वंश से। यहाँ तक आपका खिलजी वंश खत्म होता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में का पहला प्रश्न देखते हैं। फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? किसके बारे में कहा जा रहा है कि फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फुतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया है। उसने अपने शासनकाल में चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलवाए थे, जिन्हें अद्धा और बिख भी कहा जाता था। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था और केवल 4 प्रकार के कर, जिनको खराज कहा जाता था, खस्म कहा जाता था, जजिया एवं जकात कहा जाता था, केवल इसने 24 करों को समाप्त करके केवल 4 मुख्य कर बनाए, जिनको खराज, खम्स, जजिया और जकात कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। प्रश्न संख्या 19, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। कौन सा दिल्ली का सुल्तान था? ये बहुत ही प्रसिद्ध, इसको MBT कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जौना खां, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, उसने दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 5 योजनाएं प्रचलित की गई। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि और राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान पर आक्रमण। ये 5 योजनाएं MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक की थी। इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 20, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे दौलताबाद रख दिया गया? यानी देवगिरी का नाम क्या कर दिया? दौलताबाद। और वो करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद, जिसको देवगिरी कहा जाता था, कर दिया। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? वही ऑप्शन ए, दौलताबाद। अगला प्रश्न, इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का यात्री था। ये दक्षिण अफ्रीकी देश है। दक्षिण अफ्रीकी देश है क्या? एक इब्न बतूता जो कि कहाँ से आया था? अफ्रीका से। एक विद्वान और लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तंजीनियर में से 24 फरवरी 1304 को इसका जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इसने 75,000 मील की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में यह भारत पहुंचा। सुल्तान ने उसका स्वागत किया तथा दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। तो आए दिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था। कहाँ से था इब्न बतूता? कहाँ से था? तो इब्न बतूता कहाँ से था आप? मोरक्को से। मोरक्को क्या है? एक अफ्रीकी देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं कि क्या है।
लोदी वंश अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। तो लोदी वंश का पहला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की हार हुई तथा दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन था? लोदी वंश। पहला वंश गुलाम वंश, फिर उसके बाद आए खिलजी, खिलजियों के बाद तुगलक, तुगलकों के बाद लोदी वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो वो बाबर के द्वारा मारा गया था। इब्राहिम लोदी वंश का आखिरी शासक था। पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी, किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप पानीपत में वह मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल शासन की शुरुआत भी हुई। बाबर एक मुगल शासक था जिसका निवास स्थान मध्य एशिया था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक भी था। अगला प्रश्न, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध 1526, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं कौन? आगरा शहर का संस्थापक माना जाता है सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी वंश का शासक था। लोदी वंश का प्रथम शासक और संस्थापक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी अपने माता पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद 1489 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हुआ तथा आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों को हराकर किया था। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 ईस्वी में। यहाँ तक आपका ख़त्म होता है दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ से सल्तनत काल की स्थापत्य और चित्रकलाओं के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए थे, आइए देखते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा आप बहुत ही प्रसिद्ध है, कहाँ पर? अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह 1199 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर माना जाता है। यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत महाविद्यालय था जिसको तोड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा यानी मस्जिद बनवाया था। यह कहाँ पर है? अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की एक मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किन संस्थापक के आदेश पर किया गया था? कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था, लेकिन इसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में आरंभ करवाया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इससे 3 मंजिलों का निर्माण और करवाया। यानी एक मंजिल तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, इसके ऊपर की 3 मंजिलें इल्तुतमिश ने बनवाई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी में 5वीं और अंतिम मंजिल भी बनवाई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में बनवाई थी, जबकि फिरोज शाह तुगलक किस वंश से था? ये तुगलक वंश से था। अगला प्रश्न, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे प्राचीन स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? भारतीय इस्लामी शिल्पकला किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से। क्या क्या? कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा किससे? ऑप्शन बी यानी दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहाँ पर है? अजमेर में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया था। कहाँ पर है? दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पर है? दिल्ली में। सीरी का किला जिसे हजार खंभों वाला महल, ये किसने बनवाया था? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीरी का किला और 1000 खंभों वाला महल किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेख निजामुद्दीन की प्लेग उन्माद की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? यानी प्लेग
प्लेग उन्मूलन की याद में कुली कुतुब शाह ने एक स्मारक बनवाया था, उसका नाम क्या है? चार मीनार। कुली कुतुब शाह ने क्या बनवाया था? चार मीनार। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही राजवंश के 5वें शासक थे और 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। इस प्रसिद्ध संरचना का निर्माण प्लेग उन्मूलन की याद में करवाया गया था। यानी प्लेग एक बीमारी थी और ये खत्म ही हुई थी, तो तभी कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का उसी की याद में निर्माण करवा दिया था। प्रश्न संख्या देखते हैं अगला। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी आपका? 32। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं कि क्या है। चिन किलिच खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। वो कौन सा था? यानी चिन किलिच खान जो कि था उसके निजाम उल मुल्क बनवाया था, वो किस जगह की थी? तो ये कहाँ की थी? हैदराबाद की एक रियासत थी। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर होता गया तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया और निजाम उल मुल्क को चिन किलिच खां के नाम से भी जाना जाता था। उसने 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो चिन किलिच खान हैदराबाद का संस्थापक था जिसको निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से यह महत्व है कि ये एक खगोलीय वेधशाला है। जंतर मंतर ये भूख हड़ताल करने की जगह नहीं है जहाँ पर अन्ना हजारे जी भूख हड़ताल किए थे। ये खगोलीय वेधशाला है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने कहाँ पर? दिल्ली में क्या करवाया था? खगोलीय वेधशाला का निर्माण, जिसका नाम क्या है? जंतर मंतर। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है जिसका निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। इन्होंने दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया है। कुल 5 हैं, कुछ जंतर मंतर 5 हैं और पाँचों का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो इसका पहला प्रश्न है, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की कौन सी रानी थी जिसने बादशाह अकबर का विरोध किया था? वो थी चांद बीबी। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी और बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका भी थी। चांद बीबी की सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुग़ल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। चांद बीबी किस लिए प्रसिद्ध थी? अकबर का विरोध किया था इन्होंने। और कहाँ की थी? ये थी आपकी भारतीय मुस्लिम महिला संरक्षिका और बीजापुर और अहमदनगर की भी संरक्षिका थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने साहित्य आमुक्तमाल्याद पर मध्यगीन ग्रंथ संकलित किया है? साहित्य कौन सा है? आमुक्तमाल्याद। और ये किसकी रचना है? ये श्री कृष्णदेव राय जी की रचना है। ये मैंने आपको प्राचीन इतिहास में भी कंप्लीट करवाया है कि आमुक्तमाल्याद कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। इस काव्य रचना में भगवान विष्णु और देवी अंदाल के विवाह का वर्णन है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। वे स्वयं एक कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि इनके दरबार में थे जो अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। तो अष्टदिग्गज कहाँ के थे? अष्टदिग्गज किस दरबार के कहे जाते थे? तो श्री कृष्णदेव राय के। ये कहाँ से थे? तमिल से। ये तमिल भाषा में अपना लिखा था साहित्य, उसका नाम क्या था? अमुक्तमाल्याद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। अनमैया मध्ययुगीन काल के एक कवि जो कि गायक भी थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? अनमैया मध्ययुगीन काल के एक कवि और गायक थे। वो कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से। अनमैया कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से। अनमैया एक तेलुगु संत, कवि और कर्नाटक संगीत के रचयिता थे। इनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। भारत के आंध्र प्रदेश
के कड़प्पा जिले के एक गांव में हुआ था। इन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के अनेक भजनों की रचना की थी। अन्नमैया कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। ये कौन थे? कवि, गायक, संत भी थे और कर्नाटक संगीत के जन्मदाता भी यही अन्नमैया जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? तो 1420 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो डी कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी और भारत विजयनगर के साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी क्विंटी ने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी क्विंटी नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो निकोलो डी क्विंटी ने की पुस्तक कौन थी? ट्रेवल्स ऑफ निकोलो डी क्विंटी। ये कब भारत में आया था? 1420 में। किस राज्य में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा पर आया था। अगला प्रश्न, किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का ने कहाँ की? ऑप्शन सी, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर को मध्य युग के प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य कौन था? विजयनगर। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में संगम पुत्र हरिहर और बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर की गई थी। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने लिखा है कि विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? तो हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की एक सेना का एक सूबेदार हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा था। तो अभी वर्तमान में क्या नाम है? गुलबर्गा। तब क्या नाम था? अहसानाबाद। और राज्य कौन सा था? बहमनी। किसने स्थापना की थी? हसन गंगू। अगला प्रश्न, गोलकोंडा जिला किसके द्वारा बनवाया गया था? गोलकोंडा जिला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गोलकोंडा किले का निर्माण जिला नहीं किला। गोलकोंडे किले का निर्माण वारंगल के राजा ने करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया था। 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आ गया, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका निर्माण कुतुब शाही राजवंश को भी मानते हैं। तो इसका उत्तर कुतुब शाही राजवंश भी हो जाएगा और विजयनगर साम्राज्य भी हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी इसका दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि कुछ विद्वान इसको कुतुब शाही राजवंश द्वारा बनवाया मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा गोलकोंडा किले को बनवाया मानते हैं। यह विवादित स्थल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। तो प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकुंडा किला कहाँ पर है? कर्नाटक में। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में अवस्थित है और गोलकुंडा किले का निर्माण वारंगल के राजाओं ने करवाया था। बाद में यह बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया, इसीलिए विवादित है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर। हरिहर ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण भारत का एकमात्र मध्यकालीन साम्राज्य माना जाता था, जो कि हिंदू साम्राज्य था, और यह साम्राज्य 310 वर्षों तक रहा। विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व 310 वर्षों तक रहा था और विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान समय में कौन सा शहर है या कौन सी स्थान है जो कि तब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? ऑप्शन ए, हम्पी। हम्पी जो है तब वर्तमान समय में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। तो हम्पी किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। इन्हीं के दरबारी कवि कौन थे? तेनालीराम।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले इसका डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को समृद्ध और गौरव के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। वह सुलु वंश से संबंधित थे और 8 अगस्त 1509 ईस्वी में विजयनगर के शासक बने। तो कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? विजयनगर के। अब आपका शुरू होता है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो भक्ति और सूफी आंदोलन से एक ही प्रश्न पूछा गया है विगत वर्षों में, वो कौन सा था? एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी में एक मुस्लिम संत रहते थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती ये कहाँ पर रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। वर्तमान में कहाँ पर है? राजस्थान में। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। शेख सलीम चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये आगरा के समीप सीकरी नामक गांव में रहते थे, जहां पर अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी कुछ समय तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। 1572 ईस्वी में शेख सलीम की मृत्यु के पश्चात 1580-81 में अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से उनका मकबरा भी बनवाया गया था। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर ने। शेख सलीम चिश्ती कहाँ से थे? राजस्थान के अजमेर से। तो यहाँ तक दोस्तों आपका मध्यकालीन भारत के 4-5 वंश खत्म हो जाते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कि मुगल वंश से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन, आपको ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले भाग में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।